Hey everyone, this is Simran and welcome back to our own YouTube channel इग्नू ई पाठशाला। I hope you people are doing well और आपने अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी अब कर ली होगी, जिनका भी पेपर 9 फरवरी को है। तो एक छोटा सा डिस्कशन आप सब के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कल से ही कि मैम हमको कितने पेजेस के आंसर लिखने की ज़रूरत है, एग्ज़ाम में क्या क्या लेके जाना है, हमें पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। तो इसीलिए ये मैं सेशन आपके लिए लेके आ रही हूँ ताकि जो भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में है वो सब दूर हो जाए और आप एकदम कामली अच्छे से अपना पेपर दे पाए। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, जिनका भी पेपर 9 तारीख को है, साथ ही जिनका पेपर अब आगे आने वाला है उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि आपका पेपर किस तरीके से आता है। देखिए, पेपर 2 तरीके से आता है जो मैंने एनालाइज किया है। एक होता है आपका सेक्शन करके, ठीक है, सेक्शन ए और सेक्शन बी करके दे देगा, और एक होता है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, और क्या हुआ, सिर्फ यहाँ पे बोल दिया कि आपको कुल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक, अब जब आपको बोल दिया है सिंपली कि 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं तो आप कोई भी ऑर्डर में उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर आपको दिया है सेक्शन ए सेक्शन बी करके, तो मेरी एडवाइस आपको यही है और आपको यही करना भी है कि कोई एक सेक्शन उठाइए और उसको पूरा करिए, उसको कंप्लीट करिए, उसके बाद ही कोई दूसरा सेक्शन उठाइएगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हमको सेक्शन बी पहले करने की ज़रूरत है, हमें सेक्शन बी अच्छे से आ रहा है, तो पहले वो करिए, उसके बाद सेक्शन ए करिएगा। लेकिन अगर लग रहा है कि हमें सेक्शन ए अच्छे से आ रहा है, पहले हम सेक्शन ए कंप्लीट करना चाहते हैं, तो सेक्शन ए पहले कंप्लीट करिएगा, उसके बाद सेक्शन बी उठाइएगा। कभी भी ये मत करिएगा कि सेक्शन बी का क्वेश्चन कर रहे थे फिर बीच में लगा कि नहीं ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा, चलो सेक्शन ए का क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, एक सेक्शन लेना है, उसको पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, अगर सेक्शन वाइज आता है, और अगर सिंपली बोल देता है कि आपको कुल 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है तो आप कोई भी ऑर्डर में कर सकते हो, तब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। अब दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं आंसर शीट की। ये आपकी आंसर शीट है, ठीक है, कोई भी आंसर शीट देख के हंसेगा नहीं क्योंकि मेरी ड्राइंग बहुत ज़्यादा खराब है। ये मैंने आपको इसलिए यहाँ पर दिखा दिया क्योंकि मुझे एग्जाम में इसी तरीके की आंसर शीट मिली थी। हो सकता है आपके एग्जाम में कुछ चेंजेस हो गए हो, तो मैं नहीं कह सकती, मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है मैं वही आपको बता पाऊंगी यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके की आंसर शीट होती है हमारी, ब्रेथ में ज़्यादा रहती है, लेंथ में कम रहती है। ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं कि चौड़ी रहती है, लंबी नहीं रहती है। ठीक, तो अब इसमें जो मार्जिन होती है वो नहीं होती है। ठीक, अगर होती है, अगर आपको मिलती है मार्जिन वाली, वेल एंड गुड, वैसे मुझे इतना याद है नहीं मिलती है। ठीक, तो आप एक तरफ से मार्जिन खींचेंगे। अब ऐसा भी मत करना कि बहुत ज़्यादा पतली बना दी और बहुत ज़्यादा मोटी बना दी, जो एक साइज होता है प्रॉपर, जो स्टैंडर्ड साइज होता है बस उसी बनाना है। ठीक है, और कोशिश करिएगा कि इस तरफ मार्जिन मत बनाइए। ठीक, अनटिल अनलेस आपका अगर कोई पेपर ऐसा है जो न्यूमेरिकल बेस्ड है, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, तो यहाँ पर आप रफ वर्क के लिए बना सकते हैं। लेकिन अगर आपका पेपर सब्जेक्टिव है तो प्लीज इस तरफ मार्जिन मत बनाइएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर भी इतना स्मार्ट है, उनको पता है कि आप इस तरफ क्यों मार्जिन बना रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको आंसर कम लिखना पड़े, तो उस हिसाब से नंबर भी वो कम ही दे देते हैं। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। ठीक, अब यहाँ पर दूसरी चीज ये आंसर शीट से रिलेटेड कि आपकी जो आंसर शीट का जो फ्रंट पेज होता है उसमें आपको अपनी कुछ डिटेल्स फिल करनी होती है। ठीक है, अब उन डिटेल्स को खुद से आप फिल मत करने लगना। ठीक है, अब आप कहोगे क्यों, ऐसा क्या है, हमको तो अपना नाम नहीं पता है क्या हम लोग को अपना नॉन नंबर नहीं पता है? बिल्कुल पता है, सब लोग बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं, तो सब लोग एजुकेटेड भी हैं, सब कुछ पता है। लेकिन मेरा सजेशन यही है कि आप अपनी तरफ से मत भरिएगा। एग्जामिनेशन हॉल में आपको एग्जामिनर जो भी बताएंगे वहाँ पर जिस तरीके से आपको डेटा फिल करना है, जिस हिसाब से आपको डिटेल्स फिल करनी है, उसी तरीके से फिल करिएगा वहाँ पर जैसे आपको इंस्ट्रक्शंस मिले। ठीक है, अपना दिमाग वहाँ मत लगाइएगा। ठीक है, क्योंकि अगर गड़बड़ी हो जाती है ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, फिर वहाँ पर सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा और ना आप पेपर पूरी तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे। एक तरह से देखा जाए तो पूरा का पूरा लॉस आपका होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि फर्स्ट पेपर में जो भी आपको इन्विजिलेटर बोल रहे हैं उस हिसाब से सुनिए उनकी बात, और जो जो उन्होंने बताया है उसी तरीके से डिटेल्स को मेंशन करिए। उसके बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपको क्या भरना है, कैसे भरना है, फिर आप अपने आगे वाले एग्जाम्स में खुद ही फिल कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट पेपर में थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके चलिएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने ऐसा क्यों बोला उसकी वजह बता देते, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में कंफ्यूजन हो जाएगा, ये सवाल ही उठ जाएंगे कि ऐसा क्यों बोल रही हैं आप। देखिए,
मुझे जितना याद है एनरोलमेंट नंबर अगर आपसे भरने के लिए कहा गया तो दो तरीके से होता है। एक होता है आपको कि नंबर्स में फिल करना है, ठीक, और एक होता है आपको कि आपको वर्ड्स में लिखना है, ठीक। मान लेते हैं कोई एनरोलमेंट नंबर है 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब आप अगर वर्ड्स में लिखेंगे तो आप इसको पूरा जैसे नंबर सिस्टम में हम लोग बोलते हैं वैसे लिखना शुरू कर देंगे, है ना। लेकिन एग्जाम में क्या होता है, वहां पर वो लोग ऐसे लिखवाते हैं 1 2 3, ठीक है। मेरे टाइम पर ऐसे ही था। अब आपके टाइम पर क्या चेंजेस होंगे ये मुझे नहीं पता है, इसलिए मैंने आपसे बोला कि वहां पर जो आपको जैसा बोला जाए वैसा करिएगा, ताकि आगे एग्जामिनेशन जो भी होने हैं आपको पता रहे कि किस तरीके से आपको फिल करना है, ठीक है। तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये कि जितनी भी आप बी शीट्स लेते हैं एग्जाम में, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जितनी भी आप बी शीट्स एग्जाम में लेते हैं उन बी शीट्स में भी आपको डिटेल मेंशन करनी होती है। ए शीट जितनी नहीं मेंशन करनी होती, लेकिन 3-4 जो नॉर्मल डिटेल्स होती है वो मेंशन करनी होती है, ठीक है। तो पेपर अटेम्प्ट करने के चक्कर में उन डिटेल्स को फिल करना मत भूल जाइएगा, ठीक है ना। उस डिटेल को पहले सबसे पहले उसी को ही फिल करिएगा, उसके बाद अपना पेपर लिखना स्टार्ट करिएगा आगे। क्योंकि क्या होता है कई बार कि हम लोग एग्जाम में इतना ज़्यादा खो जाते हैं, मतलब आंसर लिखने में इतना ज़्यादा खो जाते हैं कि ऊपर जो डिटेल्स रहती हैं उसको मेंशन नहीं करते हैं, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है कि बी शीट लिए तो आप ए शीट के साथ उसको टाई अप करेंगे ही करेंगे। तो अगर आपकी बी शीट गलती से ए शीट से डिटैच हो जाती है तो डिटेल्स अगर नहीं फिलअप रहेंगी तो एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि आपकी कॉपी है। अब आपने उस बी शीट में जितना भी लिखा होगा वो कंटेंट वो सब तो जीरो हो जाएगा, राइट। तो जो भी चीज रहेगी, जो भी एग्जामिनर के पास आपकी आंसर शीट बचेगी, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेंगे, मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये गलती नहीं करिएगा। जितनी भी बी शीट आप लें सबसे पहले अपनी डिटेल्स को फिल करें, उसके बाद ही आगे आंसर्स को अपने लिखें। और ए शीट के साथ बहुत ही प्रॉपरली बी शीट को टाई कर दीजिएगा। और आपकी जो ए शीट है उसका जो फ्रंट पेज है आपको एग्जामिनर बता देंगे, वहां पर बी शीट कितनी ली है ये जरूर से मेंशन कर दीजिएगा। कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, बी शीट लिए हैं 3-4 और आगे लिखे ही नहीं है कि हमने कितनी बी शीट ली है, ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी है, बहुत सी चीजों का ध्यान रखना है पेपर में, ठीक। अब नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन में आपको कितने पेजेस लिखने की जरूरत है, ठीक है। हालांकि ये चीजें मैं कई बार बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स के बीच में कुछ कंफ्यूजन रहता है, तो एक बार और आपको क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 20 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए तो आपको 5 to 6 पेजेस तो लिखने ही चाहिए, ठीक है। 6 पेजेस बेस्ट होगा, ठीक। अगर टाइम है तो 6 पेजेस बेस्ट है। अगर आपको लग रहा है आपके पास टाइम ज्यादा नहीं है तो 5 पेजेस तक आप कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा इससे कम में मत लिखिएगा, ठीक है। कि 4 पेजेस में लिखे हैं तो फिर क्या होता है कि नंबर थोड़े कम मिलते हैं, ठीक है। अगर टाइम है, आप अच्छे से मैनेज कर सकते हैं तो 6 पेजेस लिखिए, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो 5 पेजेस तक जरूर लिखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करूं 10 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए, तो इसमें आपको 2 to 3 पेजेस लिखना चाहिए। इसमें भी सेम ही चीज है कि आपका बेस्ट 3 पेजेस रहेंगे और अगर टाइम कम है तो 2 पेजेस तक आप लिख सकते हैं, ठीक है। और लास्ट बात करें 5 मार्क्स के क्वेश्चंस की, तो इसमें 1 से 1.5 पेज आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है वो ये कि मैम आंसर्स कैसे लिखने हैं। देखिए 5 मार्क्स में मुझे यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं कि आंसर कैसे लिखना है, क्योंकि 1 से 1.5 पेज ही लिखना है आपको, तो वो आप खुद ही लिख सकते हैं, ठीक है। मेन आती है दिक्कत स्टूडेंट्स को 20 मार्क्स के क्वेश्चंस में, तो ये आपको मैं बता देती हूँ कि किस तरीके से लिखना है। और जिस तरीके से बता रही हूँ अगर आप लिख देंगे तो मैं ये कह सकती हूँ कि आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। देखिए एक चीज यहाँ पर और जान लीजिए, मान लेते हैं ये हमारी मार्जिन लाइन है, ठीक है। अब हम पहले क्या करते थे, हमने यहाँ लिखते थे क्वेश्चन नंबर 1 और यहाँ पर हम उसका आंसर लिखना शुरू कर देते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसे मत करिएगा। मान लेते हैं कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 2 सेक्शन में है, एक सेक्शन ए है और एक सेक्शन बी है, ठीक। और सपोज करते हैं आप सेक्शन ए अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर मेंशन करिएगा सेक्शन ए, ठीक। और मान लेते हैं आप क्वेश्चन 1 अटेम्प्ट कर रहे हैं तो यहाँ लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 और फिर अपना आंसर ऐसे लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर आपका कोई सेक्शन नहीं है, डायरेक्टली है,
तो यहाँ पर सेक्शन छोड़ दीजिए, डायरेक्ट डालिएगा क्वेश्चन नंबर 1 और आंसर लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पर मत लिखिएगा क्योंकि ऐसे साइड में रहेगा तो एग्जामिनर को पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ों को थोड़ा सा हाईलाइट करने की ज़रूरत है। अब हाईलाइट करने का ये मतलब नहीं कि कलरफुल पेन यूज़ करने लग जाइए। ठीक है, एग्जाम में बहुत से स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं, लेकिन सिर्फ ब्लैक पेन, ठीक है, और ब्लू पेन ही यूज़ करिएगा। इसके अलावा कोई तीसरा पेन आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है पेपर में। डायग्राम्स बनाने हैं अगर पेपर में कोई, ठीक है, कोई फिगर बनाना है, कुछ बनाना है, तो यूज़ पेंसिल। प्लीज़ पेन मत यूज़ करिएगा, बहुत ही अनटाइडी लगता है, बहुत ही ख़राब लगता है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन में आंसर किस तरीके से लिखना है। ठीक है, आप ये तो समझ गए कि आपको सबसे पहले कैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 या 2 डालना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर इंट्रोडक्शन। ठीक है, जो भी टॉपिक है आपका, मतलब आप जो भी टॉपिक रिलेटेड आंसर लिख रहे हैं उसको यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, आपको इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमें लिखना है मीनिंग एंड डेफिनेशन। अब देखिए मीनिंग और डेफिनेशन में फर्क होता है। जिनको भी लगता है कि मीनिंग और डेफिनेशन सेम है, ऐसा नहीं है। मीनिंग का मतलब हो गया कि आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को क्या कर रहे हैं, सिर्फ डिफाइन कर रहे हैं, सिर्फ बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि उसका मतलब क्या है। डेफिनेशन क्या हो जाती है, जब कोई ऑथर या राइटर कोई डेफिनेशन दे रहा है, कुछ अपने वर्ड्स में बता रहा है उस टॉपिक से रिलेटेड, वो डेफिनेशन होती है। ठीक है, तो अगर जो भी टॉपिक पे आप लिख रहे हैं आंसर, अगर उसकी मीनिंग और डेफिनेशन दोनों है, तो सबसे पहले आप मीनिंग डिफाइन करेंगे, उसके बाद डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, अगर डेफिनेशन नहीं है तो सिर्फ मीनिंग ही देंगे, और डेफिनेशन है तो जो भी ऑथर या राइटर जिसने भी वो डेफिनेशन बोली है उनका नाम जरूर से मेंशन करिएगा, और कोशिश करिएगा या तो उसको आप अंडरलाइन कर दीजिए या तो उसको ब्लैक पेन से लिख दीजिए ताकि वो हाईलाइटेड दिखे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा कंटेंट, मतलब कि जो आपका प्रॉपर, जो आपको अब आंसर लिखना है। ठीक है, कंटेंट लिख लिया आपने, जो भी आपको मैटर लिखना था, और लास्ट में आपका आ जाएगा कंक्लूजन। कंक्लूजन जरूर से लिखिएगा, भले आप 5 लाइन का लिखें लेकिन लिखिएगा जरूर। ठीक है, अब 10 मार्क्स से अगर क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली अपने आंसर को लिख सकते हैं, लेकिन हाँ पेजेस की लेंथ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो टाइम मैनेजमेंट आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे टाइम मैनेजमेंट तो हर एग्जाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन जब आपका पेपर सब्जेक्टिव है, आपको पता है कि आपको 3 घंटा सिर्फ लिखना है, तब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। तो आपको अपनी स्पीड शुरू से मेंटेन रखनी है ताकि लास्ट मिनट में कुछ गड़बड़ी ना हो और ऐसी राइटिंग ना बने जहाँ पर एग्जामिनर उस राइटिंग को समझ ना पाए। ठीक है, तो स्पीड को शुरू से मेंटेन करके चलिएगा और पूरा पेपर अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है, ये गलती मत करिएगा कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन छूट गया, 20 मार्क्स का क्वेश्चन छूट गया, ऐसा मत करिएगा, क्योंकि अगर पेपर छूट जाता है तब आपके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, मतलब आपको नंबर फिर उतने अच्छे नहीं मिल पाते। जब आप पेपर पूरा अटेम्प्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके चांसेस अच्छे रहेंगे कि आपको एटलीस्ट 60+ कहीं ना कहीं मिल ही जाए। ठीक है, तो पेपर पूरा अटेम्प्ट करिएगा, टाइम अच्छे से मैनेज करके चलिएगा। अब मैं यहाँ पर ये नहीं कह सकती कि आप 20 मिनट्स दीजिएगा 20 मार्क्स के क्वेश्चन को, 10 मिनट्स दिएगा 10 मार्क्स के क्वेश्चन को, वो आप लोग पर डिपेंड करता है। सबकी अपनी राइटिंग स्पीड होती है, राइटिंग स्किल्स होती हैं, कंटेंट किसको कितना अच्छा याद है, कितना अच्छा नहीं याद है, सब चीज़ें मैटर करती हैं उस टाइम पर। क्योंकि अगर आपको चीज़ें याद हैं तो आप एक फ्लो में लिखते चले जाएंगे, है ना, लेकिन अगर आपको नहीं याद है तो आप 2 मिनट सोचेंगे, इधर उधर देखेंगे, तो ये सब टाइम क्या होगा, खराब होगा आपका। तो जितना भी है आपको उसी टाइम पीरियड में अच्छे से कंप्लीट करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर बात करूं मैं आपके एग्जामिनेशन सेंटर की, तो ये आपको खुद ही पता होगा कि कितना दूर है, किस तरीके से आपको जाना है। ठीक है, ये चीज़ तो मैं आपको नहीं बताऊंगी, मेरा यहाँ पर सिंपली बताने का मतलब ये है कि एग्जामिनेशन सेंटर आप 1 घंटा पहले एटलीस्ट पहुँच जाइए। ठीक है, क्योंकि आपको वहाँ पर अपना सिटिंग अरेंजमेंट नहीं देखना है कि आपको कहाँ बैठना है, और आप पहले से पहुँच जाएंगे तो आपके लिए फ़ायदा ये रहेगा कि आपका जो माइंड है थोड़ा स्टेबल हो जाएगा और आप पेपर अच्छे से दे पाएंगे। जो स्टूडेंट्स एंड मोमेंट पर पहुँचते हैं उनका जो माइंड स्टेबल नहीं हो पाता है और पेपर में ही सारी गड़बड़ी हो जाती है, तो ये गलती मत करिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि आपको अपने एग्जामिनेशन में क्या क्या चीज़ें लेके जाने की ज़रूरत है। ठीक है, सबसे पहले तो जो आपका आई कार्ड है
या एनरोलमेंट कार्ड भी कह सकते हैं, वो लेके जाना है। दूसरा, आपका जो ये एडमिट कार्ड है इसको भी ज़रूर से लेके जाना है, भूलिएगा मत, वरना फिर एग्जाम में दिक्कत होगी, ठीक है। और तीसरा, यहाँ पर एक अपना आईडी प्रूफ ज़रूर रख लीजिएगा, ठीक है। हालांकि मैंने इंस्ट्रक्शंस पढ़े हैं आपके एडमिट कार्ड के, उसमें लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी रख लीजिएगा, क्योंकि कई बार होता है कि मांग लेते हैं, क्योंकि मैं खुद भी लेके गई थी, मुझे याद है। तो आप भी रख लीजिएगा, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। पैन कार्ड, आधार कार्ड जो भी है आप रख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई जो आपको अपने एग्जामिनेशन में लेके जाने की ज़रूरत है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर और क्लियर कर देना चाहती हूँ, बहुत से स्टूडेंट्स के बीच में कन्फ्यूजन रहता है कि मैम हमने जो फॉर्म भरा था जब, तो वो हमने भरा था इंग्लिश मीडियम में, ठीक है, लेकिन क्या हम पेपर हिंदी मीडियम में भर सकते हैं या हिंदी में पेपर लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। आपके एडमिट कार्ड में ही ये चीज़ इन्होंने मेंशन की है, मैं पढ़ के भी आपको बता देती हूँ। साफ साफ लिखा है इन्होंने, द स्टूडेंट्स हैव एन ऑप्शन टू अटेम्प्ट द एग्जामिनेशन ऑफ द कोर्सेज इन हिंदी मीडियम irrespective of the registration of the same in English medium, ठीक है। भले अगर आपने इंग्लिश मीडियम में रजिस्ट्रेशन करवाया है, लेकिन अगर आपका मन है कि आप हिंदी में पेपर लिखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन प्लीज़ ऐसा मत करिएगा कि आप इंग्लिश में पेपर लिख दें ठीक है। अगर हिंदी लिख रहे हैं तो पूरा पेपर हिंदी में ही लिखेंगे, ऐसा नहीं है एक आंसर हिंदी एक आंसर इंग्लिश। हिंदी लिख रहे हैं तो पूरा हिंदी, इंग्लिश लिख रहे हैं तो पूरा इंग्लिश, ठीक है। मैसेज वाली भाषा में वहाँ पर आंसर्स नहीं लिखने हैं, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर एक और चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि कैलकुलेटर्स आर नॉट अलाउड, ठीक है। जो भी CA से स्टूडेंट्स होते हैं जनरली उनके अंदर ये कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि उनको अपने एग्जाम में कैलकुलेटर्स यूज़ करने के लिए दिया जाता है, लेकिन इग्नू नहीं देता है, ठीक है। तो आप कैलकुलेटर्स नहीं यूज़ कर सकते हैं, ठीक। और हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा कि आपके पेपर्स कोविड के बाद हो रहे हैं, राइट, तो थोड़ा प्रिकॉशंस आपको भी लेके चलने पड़ेंगे, ठीक है। तो मास्क लगा के जाइएगा और सैनिटाइजर भी ज़रूर अपने पास रख लीजिएगा, ठीक है। भले आपके एडमिट कार्ड में ये सब चीज़ें मेंशन नहीं हैं, लेकिन आप भी खुद इतने अवेयर हैं, इतने समझदार हैं कि आप खुद भी अपने लिए प्रिकॉशंस लेंगे ही लेंगे, ठीक है। तो सैनिटाइजर और मास्क ज़रूर से रखिएगा, ठीक। और एक चीज़ यहाँ पे और बताना चाहूँगी कि इग्नू ने जो आपका अभी एडमिट कार्ड या फिर हॉल टिकट रिलीज किया है उसको रिवाइज भी किया था, है ना। अभी आपकी जो टाइम टेबल था, जो डेट शीट थी, उसको रिवाइज किया गया है। तो मेरा सजेशन आपको ये है कि आप एक बार और अपना हॉल टिकट ज़रूर चेक कर लीजिए और देख लीजिए कि आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है, ठीक है, जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर है वो सेम है या नहीं, ठीक है। क्योंकि उसको रिवाइज किया गया तो ऐसा तो नहीं कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर में कोई चेंजेस आ गए हो या फिर चेंज कर दिया गया हो, तो इस चीज़ को एक बार ज़रूर से देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब लास्ट में एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। मेरे पास कई स्टूडेंट्स के ये मैसेज आए कि मैम हमारा जो सिलेबस है वो इतना ज़्यादा वाइड है, तो हम इतने कम टाइम में सिलेबस को कैसे कवर करें। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि आए हम ह्यूमन बींग्स हैं, है ना, तो हम हर चीज़ तो याद रख नहीं सकते हैं, और कितना भी याद कर लेंगे कुछ ना कुछ तो आप भूल ही जाएंगे, ठीक है। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि जितना भी आपने पढ़ लिया है उसको रिवाइज करिए, बार बार, 2 बार 3 बार, जितनी बार भी आप कर सकते हैं उसको रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि जो भी टॉपिक्स है ना उनको बुलेट पॉइंट्स बना के पढ़िए, ठीक है। बुलेट पॉइंट बनाने का मतलब, जैसे अगर आप किसी चीज़ के फीचर्स पढ़ रहे हैं मान लेते हैं, या फिर आप किसी चीज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब वो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स पैराग्राफ में दिया हुआ है या फिर पॉइंट्स में दिया भी हुआ है, तो पैराग्राफ वाले पॉइंट्स में दिया है, तो उसमें से की पॉइंट को ढूंढिए, उस की पॉइंट के थ्रू उसको याद रखिए, और बस वो की पॉइंट याद रखेंगे तो एग्जाम में आप उसका डिस्क्रिप्शन तो खुद ही लिख लेंगे। अब अगर आप पूरा पूरा पैराग्राफ याद रखने की कोशिश करेंगे या पूरे पूरे स्टेटमेंट याद रखने की कोशिश करेंगे तो ये तो बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो पॉइंट्स के थ्रू आप जितना अच्छा मेमोराइज कर सकते हैं चीज़ों को, उतना अच्छा पैराग्राफ के थ्रू नहीं कर सकते हैं। तो पॉइंट्स के थ्रू ही याद रखेंगे तो आसान रहेगा और आप जल्दी अपना पेपर भी अटेम्प्ट कर पाएंगे। और दूसरा, बुलेट पॉइंट्स बनाने से फ़ायदा ये होता है कि आपके जो आंसर्स हैं वो काफ़ी इफ़ेक्टिव लगते हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को समझ में आ जाता है कि आपने अच्छे से स्टडी किया है, ठीक है। उनको भी पता है कि आपकी बुक में पैराग्राफ में दिया है, लेकिन अगर आप की पॉइंट्स बना के
उसको फिर फर्दर डिस्क्राइब करते हैं, एलैबोरेट करते हैं, तो उसका इम्प्रेशन अलग पड़ता है। ठीक है। दूसरी चीज ये मैंने आपको बताया है कि डिफरेंसेस को आपको किस तरीके से लिखना है। ठीक है। देखिए, अगर आपको डिफरेंस बहुत अच्छे तरीके से आता है, जो आपने पढ़ा है वही डिफरेंस अगर पेपर में आया है, ठीक है, तो सबसे पहले लिखिएगा बेसिस ऑफ डिफरेंस। ठीक है। फिर जो भी आपका डिफरेंस है वो, ठीक। अगर आपको बेसिस ऑफ डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस तरीके से ही बस लिख दीजिए। अगर नहीं आता है डिफरेंस और अटेम्प्ट करना मजबूरी है तो पैराग्राफ में कर लीजिएगा, लेकिन अगर आता है अच्छे से तो इसी फॉर्मेट में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक। और तीसरी चीज़ यहाँ पर ये बताना चाहूँगी कि जब आप अपना पेपर पूरा कंप्लीट कर लें, अगर आपके पास लास्ट में टाइम बचता है, ठीक है ना, तो हर एक क्वेश्चन के कंप्लीट होने के बाद एक लाइन ज़रूर खींच दीजिएगा। ठीक है, ताकि वहाँ पर पता चल जाए कि आपका ये पर्टिकुलर आंसर यहीं पे फिनिश हो गया है। ठीक है ना। और ये मत करिएगा, एक चीज़ यहाँ पर मैं बताना भूल ही गई। मान लेते हैं कि आपने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट किया, ठीक है, और ये कुछ इतना आया। ठीक, मान लेते हैं कि ये इतना बड़ा आपका पेज है, ठीक, और आपका क्वेश्चन 1 का जो आंसर है वो यहीं तक खत्म हो गया। ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पर आपके पास स्पेस बचा है, तो यहीं से क्वेश्चन नंबर 2 करना मत शुरू कर दीजिएगा। यहाँ पर लाइन खींच दीजिएगा, आंसर यहाँ खत्म। नेक्स्ट पेज पे आइएगा, यहाँ पर डालिएगा क्वेश्चन नंबर 2 और फिर लिखिएगा। ठीक है ना। चाहे आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन हो, 10 मार्क्स का क्वेश्चन हो, 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो, ठीक है ना, हर एक क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, लाइन खींचिए, खत्म करिए, नेक्स्ट पेज से नया क्वेश्चन स्टार्ट करिए। ठीक। सो आई होप मैंने जितना भी आपको यहाँ पर बताया है आपको सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि किस तरीके से आपको एग्जाम में सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इनको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। ठीक है। एक छोटा सा फेवर आपसे चाहिए, वो ये है कि जब आप पेपर दे के आ जाएं तो प्लीज़ मुझे पेपर ज़रूर सेंड करिएगा, मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है। मैं यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी लिख दे रही हूँ जिस पर आप मुझे पेपर सेंड कर सकते हैं, ignuepathshala@gmail.com। ठीक है। और साथ ही मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी है ignuepathshala। ठीक है। आप चाहे तो मेल कर दें और चाहे तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर भी भेज सकते हैं, लेकिन पेपर ज़रूर शेयर करिएगा ताकि आगे आने वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनके पेपर होने उनकी भी थोड़ी हेल्प हो पाए। ठीक है। तो आप सभी लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट। पेपर को बहुत अच्छे से करके आइएगा, जितना भी आपने पढ़ लिया है सिर्फ उसको ही रिवाइज कर लीजिए, वही काफ़ी है। कोई भी नई चीज़ को इस समय मत पढ़िएगा। ठीक है। सेंटर टाइम से पहले पहुंच जाइएगा ताकि उस टाइम आप पैनिक ना करें। ठीक है ना। पेपर को बहुत ही अच्छे से ठंडे दिमाग से दीजिएगा। ठीक है। चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।